ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, सॉलिबिलिटी। क्या देखेंगे? सॉलिबिलिटी। देखिएगा सॉलिबिलिटी का डिफिनेशन, देखिएगा सॉलिबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉलिबिलिटी में इसका डिफिनेशन लिखिएगा, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसका डिफिनेशन होगा इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ solute present in, it is amount of solute present in 100 ग्राम solvent। क्या लिखेंगे? 100 at constant temperature and pressure, ठीक है, at constant temperature and ओके। तो लिखा हुआ है क्या, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखेंगे क्या, फैक्टर अफेक्टिंग, इसका डिफिनीशन देख लीजिए क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, बीकर है। क्या है? बीकर है। उसमें क्या है कि मान लीजिए 5 ग्राम क्या है, शुगर है, और 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट है। तो 5 ग्राम जो हो गया वो क्या हो गया, इसका सॉलिबिलिटी हो गया। बात समझ में आया? तो सॉलिबिलिटी का डिफिनीशन लिखिएगा, तो सॉलिबिलिटी का डिफिनीशन लिख लीजिए, सॉलिबिलिटी, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute divided by mass of solvent into 100। बात समझ में आया? लिख लीजिए इसका डिफिनेशन, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला जैसे आएगा क्वेश्चन इस पर टफ नहीं आते हैं, बस इजी आते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान देके देखिएगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में कैसा फैक्टर अफेक्ट करता है हम लोग वो देख रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है पहले में, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आया? तो क्या लिखा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, और जो इनऑर्गेनिक होगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होगा। मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का दूसरा नाम क्या है, नॉन पोलर या फिर कोवेलेंट solute dissolved in organic solvent। एंड क्या होगा, इनऑर्गेनिक जो होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट का मतलब क्या है, पोलर। एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा अभी। पोलर, इसका कहते हैं आयोनिक, ये सब जो भी क्या है वो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। सॉल्यूट डिसॉल्व इन, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या हुआ यहाँ। इसका लिखने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, NaCl, ठीक है। तो NaCl क्या है, आयोनिक है, आयोनिक है क्योंकि प्लस माइनस में टूटता है, इसका मतलब क्या है, आयोनिक है। जो आयोनिक होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर, सॉरी पोलर होता है। आयोनिक जो होता है वो क्या होता है, पोलर होता है। वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। तो किस में डिसॉल्व करेगा, पानी में डिसॉल्व करेगा या फिर C6H6 में डिसॉल्व करेगा। देखिए ये तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन है तो क्या है, ऑर्गेनिक है, तो किस में डिसॉल्व करेगा, इसमें डिसॉल्व करेगा, इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा। बात समझ में आया? ओके, ठीक है।
अब और भी देखिएगा पॉइंट अगर देखना है, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं? मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए ग्लूकोज दिया। क्या दिया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किस में डिजॉल्व करेगा? H2O में डिजॉल्व करेगा या फिर C6H6 में डिजॉल्व करेगा? किस में डिजॉल्व करेगा? C6H6 में डिजॉल्व करेगा। क्यों डिजॉल्व करेगा? क्योंकि ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक वाले में ही डिजॉल्व करेगा। ये एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए। बात समझ में आया? ओके, थैंक यू। ओके, तो अब सेकेंड पॉइंट देखेंगे क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या देखेंगे? इफेक्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखना है तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का मतलब क्या है कि NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। मान लीजिए सपोज, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दो केस बनता है। इफ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। देखिए, अगर एंडोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बात समझ में आया? अगर मतलब की बात है कि अगर टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या होगा? कौन कौन सा एंडोथर्मिक होता है? एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? जिसमें हीट जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आया? दिक्कत है? एक्चुअली में ये हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है? वो ली चैटलिया प्रिंसिपल होता है। ली चैटलिया प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लीजिए क्या है? सॉल्यूट है और ये क्या है? सॉल्वेंट है। तो ये आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम फॉरवर्ड, अगर इंडोथर्मिक में अगर हम लोग टेम्परेचर को रेज करते हैं तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता है, जिस कारण से क्या होता है? सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो ये ली चैटलिया प्रिंसिपल के कारण होता है। ठीक है, जबकि अगर हम देखेंगे इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिक्कत मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा उतना ही क्या होगा? डिक्रीज भी करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल लिखवा देता हूँ। देखिए, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देखिएगा, तो इसका एग्जांपल NaCl, NaNO3, PTC। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। जो जैसे चूना जब इसमें डालिएगा तो यहाँ पे क्या होता है? हीट निकलता है। तो चूना को जब लिक्विड में डालिएगा तो आपको ग्लास क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक होगा। बात समझ में आया? इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। बात समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ली चैटलियर प्रिंसिपल जो कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इफ टेम्परेचर is raised, then reaction proceed in forward direction। मतलब की बात यह है कि अगर मतलब की बात क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नमक है, NaCl है और प्लस H2O, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन को अगर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ भागता है। तो फॉरवर्ड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसके साथ ज़्यादा अफिनिटी हो रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग वही देखेंगे, अगर एक्सोथर्मिक होगा, बट इन एक्सोथर्मिक ऐसा करने पे, बट इन एक्सोथर्मिक में क्या होता है? ऐसा करने पे रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्या जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मतलब की बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि अब CaCO3 है, इसको पानी में हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। बैकवर्ड मतलब क्या है? ये इसके साथ है ना सॉल्युबल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक में क्या होता है? डिक्रीज होता है। पर कब? जब सॉलिड वाला केस लेंगे तब। अगले बार हम लोग देखेंगे तो लिक्विड वाला भी देखेंगे। बात समझ में आया? ओके।
देखते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या है कि प्रेशर डज नॉट अफेक्ट इन सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जबकि हम लोग मतलब की बात ये है कि अगर सॉलिड के लिक्विड में, मतलब अगर सॉलिड फॉर्म में जब रहेगा तो प्रेशर कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम लोग देखेंगे गैस इन लिक्विड तो वहाँ पे अफेक्ट करेगा। बात समझ में आई? इसको लिख लीजिए।